इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी न जाए। लेकिन शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है इंदर नगर और इसी इंदर नगर की रहने वाली है मीनाक्षी महेश्वरी, जो इसी इंदर नगर के एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहती है। बात कर रहा हूं मैं 17 मार्च की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। दरअसल उस वक्त मीनाक्षी अपने घर का सारा काम निपटा कर अपने बेड पर आराम कर रही थी। तभी कोई बाहर से आकर दरवाजे की बेल बजाता है। मीनाक्षी जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी सहेली प्रीति खड़ी है। प्रीति जो उसी के नीचे 2nd फ्लोर पर अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। प्रीति के पति का नाम है हेमंत जैन। दरअसल उस वक्त प्रीति काफी बदहवास अवस्था में खड़ी थी। रोते हुए मीनाक्षी से कहती है कि दीदी जल्दी से मेरे घर पर चलिए, दरअसल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने की जब बात कहती है, इसे सुनकर मीनाक्षी एकदम से डर जाती है। कहती है कब हुआ, कैसे हुआ? इस पर प्रीति मीनाक्षी को जवाब देती है कि लगभग 1 घंटा पहले मेरे पति आकर दरवाजे की बेल बजाए। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो मेरे ऊपर गिर गए। दरअसल उनके सर से काफी मात्रा में खून भी बह रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। इस पर वो मुझे कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रीति जैसे ही ये सारी बातें बताती है, मीनाक्षी तुरंत ही प्रीति को लेकर उसके घर पर जाती है तो देखती है कि वाकई में हेमंत अपने बेड पर पड़ा हुआ है और बेड पर काफी मात्रा में खून भी बिखरा है। मीनाक्षी जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, तुरंत ही पड़ोस के रहने वाले डॉक्टर पंकज को बुलाती है। डॉक्टर पंकज जब हेमंत को देखते हैं, प्रीति और मीनाक्षी से कहते हैं कि इनको लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल में जाओ। जब हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, मीनाक्षी और प्रीति फौरन ही हेमंत को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब हेमंत को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि हेमंत की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर प्रीति जोर जोर से रो रही है। दरअसल प्रीति इस हालत में नहीं थी कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके, इसीलिए पुलिस मीनाक्षी से पूछताछ करती है तो मीनाक्षी वही सारी बातें पुलिस को बताती है जो प्रीति उसे बता चुकी थी। लेकिन मीनाक्षी जब यह सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस को मीनाक्षी की बातों पर भरोसा नहीं होता है। पुलिस सबसे पहले हेमंत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसा मीनाक्षी ने पुलिस को बताया था, उसकी बातों की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस अब हेमंत के घर पर जाती है और जाकर घटनास्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस जब हेमंत के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि बेड पर काफी मात्रा में खून लगा हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह नजर आती है कि पुलिस जब उसके घर के अंदर और सीढ़ियों पर जाकर देखती है तो कहीं भी खून का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है। पुलिस ये भी सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि
क्योंकि मीनाक्षी को प्रीति ने बताया था कि जब वो दरवाजा खोली थी उसका पति उसके शरीर पर गिर गया था। लेकिन पुलिस जब प्रीति के कपड़ों को चेक करती है तो प्रीति के कपड़ों पर भी कोई खून का निशान दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं प्रीति के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने शक को दूर करने के लिए प्रीति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त हेमंत की मौत हुई थी उसके लगभग 1 घंटे के पहले 2 व्यक्ति उसके घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वही दोनों व्यक्ति बारी बारी से उसके घर के बाहर जाते हुए भी दिखाई देते हैं। दरअसल दोनों के जाने के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर के बाद वापस अपने घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन उस सीसीटीवी में कहीं भी हेमंत ना तो घर के बाहर और ना ही घर के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस जब उन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि उनमें से एक का नाम है मोहन गुप्ता, जो दाना खोली का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है आदेश जैन, जो सुमावली का रहने वाला है। दरअसल मोहन और आदेश दोनों जिगरी दोस्त हैं। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करने के लिए आदेश और मोहन के घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि दोनों ही अपना घर छोड़कर फरार ही नहीं हुए हैं, बल्कि दोनों ने अपना अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है। इसीलिए पुलिस अब इन दोनों के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। पुलिस जब इन दोनों के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार उसी रात को ही लगभग 11:30 बजे के आसपास आदेश अपने भाई को लेकर थाने पहुंच जाता है। आदेश जब थाने में जाता है, पुलिस आदेश से पूछताछ करती है तो आदेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल मैं मोहन से पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन जब मैं हेमंत के घर पर पहुंचा तो देखा कि हेमंत अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा है और बगल ही प्रीति और मोहन अपने सर पर हाथ रखकर काफी उदास अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसे देखकर मुझे काफी अजीब सा लगा। इसीलिए मैं पैसा लिए बगैर ही 2 मिनट के अंदर ही हेमंत के घर से बाहर निकल गया। आदेश जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस ना तो आदेश की बातों पर भरोसा करती है और ना ही उसे छोड़ती है, बल्कि उसके बाद अब मोहन की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार अगले दिन शाम के समय मोहन भी अपने वकील को लेकर थाने पहुंच जाता है। पुलिस जब मोहन से हेमंत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मोहन बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। साथ ही साथ हेमंत की पत्नी प्रीति का नाम लेता है। मोहन जैसे ही प्रीति का नाम लेता है, पुलिस प्रीति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब प्रीति से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है और प्रीति जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। हेमंत, जिसके बड़े भाई का नाम है भगवान चंद, जो इसी ग्वालियर के खिचड़ी मोहल्लागंज में रहता है, जहां पर भगवान चंद रहता है उसी के बगल में एक शुक्ला परिवार भी रहता है और इसी शुक्ला परिवार की रहने वाली है प्रीति शुक्ला। दरअसल भगवान चंद और शुक्ला परिवार के बीच में इतनी काफी नजदीकियां होती हैं कि अक्सर दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। दरअसल हेमंत जब बार बार प्रीति के घर पर आना जाना शुरू करता है, इस वजह से प्रीति और हेमंत दोनों एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आते हैं, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। हेमंत और प्रीति के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते
देते हैं, लेकिन इस शादी की मंजूरी दोनों के परिवार वाले ही नहीं देते हैं। दोनों के परिवार वाले जब इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं, प्रीति और हेमंत अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। प्रीति जब हेमंत से शादी कर लेती है, इस वजह से उसके परिवार वालों की काफ़ी बदनामी होती है, जिसकी वजह से प्रीति के परिवार वाले अपना वहाँ का मकान बेच देते हैं और वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। इधर हेमंत भी जब प्रीति से शादी कर लेता है, प्रीति को लेकर कैथा वाले इलाके में आ जाता है और यहीं पर किराए का एक फ्लैट लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और फिर शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से एक शोरूम खोल देता है और थोक भाव में साड़ी बेचने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, हेमंत का बिजनेस चल पड़ता है। अपने बिजनेस में इस प्रकार से उलझ जाता है कि अक्सर गुजरात के सूरत शहर में जाता है और वहीं से मार्केटिंग करके अपना बिजनेस चलाने लगता है। लेकिन कैथा वाले इलाके में जिस फ्लैट में हेमंत अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसी के ऊपर वाले फ्लैट में मोहन भी रहता है। आसपास होने की वजह से मोहन और हेमंत के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। हेमंत जब अपने बिजनेस के सिलसिले में गुजरात के सूरत शहर में जाता है, उस वक्त अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की देखरेख मोहन के ऊपर ही छोड़ देता है। दरअसल हेमंत मोहन के ऊपर इतना काफी भरोसा करता है कि सूरत से अगर उसे कोई मोटी रकम भेजनी भी होती है तो मोहन के अकाउंट पर ही भेजता है। मोहन भी काफी ईमानदारी से हेमंत का साथ देने लगता है, लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही गहरी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद मोहन भी अक्सर हेमंत के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। मोहन जब बार बार हेमंत के घर पर आना जाना शुरू करता है, इधर हेमंत जब अपने घर पर नहीं होता है, इसी दौरान मोहन हेमंत की पत्नी प्रीति से भी बातचीत करता है। बातचीत करते करते आखिरकार मोहन और प्रीति भी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब प्रीति के घर के अंदर ही मोहन और प्रीति के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी हेमंत को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन घटना से ठीक 6 महीने पहले एक दिन हेमंत जब अपने घर पर पहुंचता है, अपने दोनों बच्चों से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान ही दोनों बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि पापा, जब आप घर पर नहीं होते हैं, मम्मी मोहन अंकल के साथ अपने कमरे में सोती है और हम दोनों को बगल के कमरे में सुला देती है। बच्चे जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, ये सुनकर हेमंत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हेमंत जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो प्रीति भी अपने पति को तरह तरह की सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन हेमंत को अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं होता है, बल्कि मोहन को साफ मना कर देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से प्रीति और मोहन ना तो एक दूसरे से बातचीत ही कर पाते हैं और ना ही मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हेमंत को डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल फिर से कहीं दोनों एक ना हो जाएं। इसीलिए हेमंत अपना यहाँ का घर खाली कर देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपनी बहन के पास चला जाता है और वहीं से अपना बिजनेस करने लगता है। इधर प्रीति जब अपनी ननद के साथ रहने लगती है, चाहकर भी मोहन से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन हेमंत भी अपनी बहन के पास कब तक रह सकता था। लगभग 3 महीने के बाद आखिरकार हेमंत अपनी बहन का घर छोड़ देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इसी इंदर नगर के एक अपार्टमेंट में अपना एक फ्लैट खरीद लेता है और यहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।
लेकिन इंदिरानगर में जब रहना शुरू करता है, प्रीति फिर से मोहन से बातचीत ही नहीं करती है बल्कि मुलाकात भी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति को भी लगता है कि आखिरकार वो इस तरीके से कब तक मोहन से मुलाकात करती रहेगी। इसीलिए एक दिन प्रीति जब मोहन से मुलाकात करती है, उससे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। जब दूर ले जाने की बात कहती है, मोहन उससे कहता है कि हम दोनों घर छोड़कर भाग चलते हैं। घर छोड़ने की बात कहता है, प्रीति मोहन को समझाते हुए कहती है कि घर छोड़ने से बेहतर है कि क्यों ना हम दोनों हेमंत को इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और फिर हम काफी मजे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब हेमंत को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, मोहन भी प्रीति के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि प्रीति का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 16 मार्च की रात के समय हेमंत जब अपना काम निपटा कर अपने घर पहुंचता है, 17 मार्च की सुबह सुबह प्रीति जब अपने पति को चाय पीने के लिए देती है, उसी चाय में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे पीने के बाद हेमंत काफी गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद प्रीति मोहन के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि हमें अपने काम को आज ही अंजाम देना होगा। इधर मोहन जब प्रीति के घर पर पहुंचता है, इसी दौरान उसका दोस्त आदेश मोहन के नंबर पर फोन करता है और उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। मोहन आदेश से कहता है कि मैं हेमंत के घर पर हूँ, तुम पैसा लेने के लिए हेमंत के घर पर ही आ जाओ। इधर आदेश जब हेमंत के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि हेमंत काफी गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा है और प्रीति और मोहन अपना सर पकड़कर काफी गहरी सोच में डूबे हैं। आदेश जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, उसे काफी अजीब सा लगता है। इसीलिए आदेश बिना पैसे लिए ही तुरंत ही हेमंत के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आदेश जैसे ही हेमंत के घर से बाहर निकलता है, मोहन और प्रीति हेमंत की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हेमंत जब छटपटाने की कोशिश करता है, दोनों उसका सर पकड़कर दीवार पर टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से हेमंत का सर फट जाता है और उसके सर से काफी मात्रा में खून बहने लगता है और घटनास्थल पर ही हेमंत की मौत हो जाती है। जब हेमंत की मौत हो जाती है, मोहन भी हेमंत के घर से बाहर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और मीनाक्षी से कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे ही घर में काफी गंभीर अवस्था में पड़े हैं। वाकई में प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस प्रीति की तहरीर पर आदेश को छोड़ देती है, लेकिन मोहन और प्रीति को गिरफ्तार करके इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा।